कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए वजीर आजम ने आज बटला हाउस मामले की भी याद कांग्रेस को दिला दी, तो यह भी दोहराया कि वो दहशतगर्दों का चुन चुन कर सफाया करेंगे। सवाल यह है कि मोदी मुखालफत में क्या फौज की शुजाअत पर सवाल नहीं हो रहे हैं? इधर हिंदुस्तान के दबाव में पाकिस्तान अपने यहां पल रहे दहशतगर्दों पर दिखावे के लिए ही सही कार्रवाई शुरू कर चुका है, लेकिन यहां अपोजिशन के लीडरान के बयान क्या पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फरोग नहीं देते हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सबसे पहले मैं कर्नल सतपाल सिंह राघव साहब का परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। कर्नल सतपाल सिंह राघव जी, आपका खैर मकदम है। हमारे साथ स्वदेश सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही जारहाना अंदाज में रखते हैं। अनीस दुर्रानी साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सुलझी हुई शख्सियत हैं, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। और मेरे साथ होंगे मनीष गुप्ता जी, सियासी तज्जियाकार के तौर पर अक्सर हमारे प्रोग्रामों में शामिल होते हैं और हम अपनी ग्राहकत राय हमारे साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। सर, आपका भी खैर मकदम है। आइए आगाज करते हैं। सवाल वजीर आजम ने उठाए हैं। मैं सबसे पहले अनीस दुर्रानी साहब के पास जाना चाहूंगा। अनीस दुर्रानी साहब, यह बताइए, कांग्रेस के लीडरान को, मैं कांग्रेस का सीधे तौर पर नाम ले रहा हूं, वजीर आजम ने आज सीधे अटैक किए हैं अपनी रैलियों में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस के लीडरान को क्या भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स, इन पर यकीन नहीं रहा है? एतमाद उठ गया है? कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा आर्मी को सराखों पर बिठाया है, और इसलिए कि उनकी बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को, और उनके जो कांग्रेस के पिछले 70 साल के अंदर जो जिस तरह 3 दफा उसने पाकिस्तान की टुकाई लगाई है, तो कांग्रेस तो हमेशा फौज को सरपीरे रखती है, सबसे आगे रखती है। तो कांग्रेस की जानिब से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में नहीं है? सर, ये फर्क समझ लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में है या नहीं? सिद्धू पार्टी में है, बहुत से लोग अपनी भी राय, लेकिन उन्होंने कोई चीज देश के खिलाफ नहीं कही। मैं समझता हूं अपनी भी राय, सर 10-15 दिन से उनकी अपनी राय चल रही है। कांग्रेस 1 रुपए की कार्रवाई नहीं करती है। यह है कि आप हर चीज, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बनाकर पेश करें तो वो हर चीज की कई मायने निकल सकते हैं। आप अपनी बात रख लीजिए, आपके पास 2 मिनट है, आपकी घड़ी चल रही है, फिर मैं आपके पास सवालों की झड़ी लेकर आऊंगा। जी। तो कांग्रेस का ये कहना कि कांग्रेस जो है वो आर्मी के खिलाफ है, ये इंतहाई लघु बात है, इसका कोई बेस नहीं है। कांग्रेस हमेशा फौज की रेस्पेक्ट करती आई है, और ये हमारे आइन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। हमने ये नहीं करा कि अब फौज को हम घुसेड़ रहे हो हर छोटी छोटी पॉलिटिक्स के अंदर। कांग्रेस के पूरे टाइम में फौज को सियासत से अलग रखा गया। हमने 3 जंगें लड़ी, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने ऐसा करा है, ऐसा करा है, बल्कि ये कि लोगों ने खुद देखा कि हमने जंगें जीती, और हमने फौज को सराहा, और फौज को उनको पुरस्कार दिए गए, जो अवार्ड दिए जाते गैलेंट्री के, वो दिए गए। तमाम चीजों के अंदर कोई कमी उनके सम्मान में नहीं आई। उनके मृतक शरीरों को सम्मान दिया गया। तो ये इस तरह से ये कहना कि कांग्रेस सम्मान नहीं करती आर्मी का, ये गलत बात है, गलत आरोप है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, 2 मिनट से कभी कम वक्त में रखी। मैं स्वदेश सिंह आपके पास आना चाहूंगा। स्वदेश सिंह, ये यहां पर जरूर ये सवाल जरूर पैदा होता है, वजीर आजम ने तो आज जम करके घेरा है, पूरे विपक्ष को घेरा है, कांग्रेस को घेरा है, दूसरी सियासी जमातों को भी घेरा है, लेकिन यहां यह सवाल भी पैदा होता है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान सुन रहा है, पाकिस्तान में क्या असर होगा, इसलिए लोग क्या बोलना बंद कर दें क्या यहां पर? नहीं, देखिए, बोलने की बात नहीं है, सवाल उठाने से भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सवाल की नीयत से। सवाल किस तरह से उठाते हैं? अगर आपको लगता है कि सुरक्षा को लेकर चूक हुई, सवाल इस पे उठाइए। ये सवाल मत कीजिए कि 3:10 और 3:15 पे प्रधानमंत्री कहां थे। तब पता चलता है कि 4:45 पे राहुल गांधी खुद वलसाड है, मैं बात कर रहा हूं जिससे मैं अटैक हुआ, कांग्रेस इस तरह के सवाल के साथ पहली बार सामने आई थी, तो उसमें राहुल गांधी खुद डांस कर रहे थे। तो इस सवाल भी जब उठते हैं तो उसके साथ सवाल की नीयत और गुणवत्ता की बात भी होती है कि आप किस तरह के सवाल के साथ लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। उसकी वजह से मौकरी होती है, उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि सवाल बिल्कुल उठाइए, लेकिन जब आप कहते हैं कि वहां पे पेड़ गिराए कि आदमी गिराए, वहां आतंकी गिराए, तब सवाल लगता है कि कितना गंभीरता के साथ सवाल किया जा रहा है। जब आप उसको दुर्घटना या हादसा कह देते हैं, एक टेरर अटैक है सर, वो टेरर अटैक में एक देश इन्वॉल्व है, वहां का एक आतंकी संगठन इन्वॉल्व है जिसने खुद जिम्मेदारी ली है, और आप कह रहे हैं कि वो एक हादसा था। तो हादसा में और टेरर अटैक में, आतंकी हमले में फर्क होता है। इससे आपकी सेंसिटिविटी पता चलती है, इससे आपकी संवेदनशीलता पता चलती है। इस देश के सेना के लिए, इस देश के सेना में काम करने वाले जवान के लिए जो -10 डिग्री और -20 डिग्री पे इसलिए खड़ा है क्योंकि हम और आप चैन की नींद सो सके। तो इन सब जब इस तरह के सवालात होते हैं जिसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती है, जब आप नंबर्स की और वर्ड्स की जगलरी करते हैं,
जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं होता है, कोई कहानी नहीं होती है समाज के सामने रखने के लिए, इस देश के वोटर के सामने रखने के लिए, इस देश के आम आदमी और औरत के सामने रखने के लिए, तो आप शब्दों की जगलरी के साथ आते हैं कि अच्छा कितने लोग मरे थे कि नहीं मरे थे। अरे वहां पे एयर स्ट्राइक हुई है, अपने एयर चीफ मार्शल धनोआ कह रहे हैं कि हमने टारगेट हिट किया है। एनटीआरओ कह रहा है कि वहां 300 मोबाइल जो थे सर्विलांस पे उस पे एक्टिव पाए गए थे, और ये सारी इमेजेस के आधार पे बताया जा रहा है कि वहां पे हुई। और तीसरी और जो सबसे गंभीर बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बात नंबर्स और शब्दों की नहीं है, बात है कि आतंकवाद का सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि आतंक हम आप महसूस करें, लेकिन जब किसी उड़ी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है और किसी पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे एयर स्ट्राइक होती है, तो उससे इस देश की आम जनता को लगता है कि नहीं, हम सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में, इसलिए ये स्ट्राइक। स्वदेश सिंह आपके पास भी सवालों के साथ आऊंगा। मैं कर्नल सतपाल सिंह राघव जी के पास जाना चाहूंगा। कर्नल साहब, 40 जवानों का कत्ल महज एक हादसा है, दिग्विजय सिंह ये बात कहते हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनकी इस बात को आप कैसे देखते हैं? सियासी बात ना करके आप ये बताइए, ये उन्होंने जिस भी आधार को लेकर कहा, उन्होंने कहा, ये भी कुछ कहा कि आरडीएक्स कैसे पहुंचा, इसका भी जवाब देना चाहिए। तो ये एक हादसा है, कैसे देखेंगे इसको? इमरान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की रणनीति, वहां के जनरल साहब की जो आर्मी चीफ है उनकी रणनीति। 6 फरवरी को उनके चीफ साहब कोर कमांडर की मीटिंग बुलाते हैं और आर्मी को मोबिलाइज करते हैं, आर्मी को गेट अप करते हैं, उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व साउथ है उनको आगे बॉर्डर पे ले आते हैं, और जब ये रिजर्व लाने के बाद में ये पुलवामा का अटैक करते हैं। ये सोची समझी पूरी प्लानिंग थी आर्मी चीफ की, उनके कोर कमांडर की। लगातार नंबर 2, उनका लगातार एलओसी पे फायरिंग। जो आज हमारे देश के लोग, जो मैं उनको गद्दार कहूंगा, कि जो देश हित में बात नहीं कर रहे हैं, जो मनोबल को गिरा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या है पूरे देश के लिए कि आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में है। आज की आप न्यूज देखिएगा, जैसे मोहम्मद पे बैन लगा रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, और इमरान साहब गुडविल में छोड़ रहे हैं। इस पूरे देश को यह जानना चाहिए कि हमारी सेना गर्वपूर्ण गौरवान्वित सेना है। और हमने अपना जब भी एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया उरी में, बड़ा प्लान किया, जो हमारी पॉलिटिकल मैच्योर लीडरशिप बोलती है, हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। एयर स्ट्राइक भी, ऑपरेशन अभी भी ऑन है। मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जब हमारा कोई भी ऑपरेशन ऑन होता है, उसका नाम दिया जाता है। मैं सिक्योरिटी रीजन से आपको नहीं बता रहा हूं यहां पे जी, वो मैप अपडेट 24/7 चलता है, जब तक वो डाई डाउन नहीं होता और डीब्रीफिंग नहीं होती है। तो हमारा ऑपरेशन ऑन है। पाकिस्तान का भी एक सबूत देना चाहता हूं, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर उनके जो जनरल साहब कर रहे हैं, जो मेजर जनरल साहब बोल रहे हैं, आज भी अभी भी सबमरीन का उन्होंने बोला कि हमने एक नेवी की सबमरीन को वो किया है। नेवी की तरफ से जो अभी बयान आया है, हिंदुस्तान की जल सेना ने बयान दिया है कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। और उनके जितने भी प्रोपेगेंडा साइऑप्स जो उन्होंने टेलीविजन पे बोला कि पहले दो हमने स्ट्राइक कर दिए, ये वॉर का एक टूल है। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आऊंगा बहुत से सवालों के साथ। मनीष गुप्ता जी, जो बात कर्नल साहब ने कही, ये गद्दारी है। कोई भी इस तरह की बातें कर रहा हो, ये गद्दारी है। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि क्या सवाल ही ना किए जाएं, एक बात, और दूसरी बात, इस वक्त शहादत और शुजात पर सवाल उठाना क्या वाकई गद्दारी है? आपको लगता है वजीर आजम भी घेर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी घेर रही है पूरे अपोजिशन को, और खुद डिफेंस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि यह गद्दारी है। आप क्या कहेंगे? दरअसल इसको थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे तो हमारी क्लैरिटी आएगी, चाहे वो समाजवादी जनता भाजपा हो या कांग्रेस हो। हम इसको थोड़ा सा दूर से देखते हैं। एक्चुअली नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव के मैनेजमेंट को, देश के चलाने के मैनेजमेंट को इतना ब्यूटीफुली मैनेज किया है कि उनके काम सब सिस्टम से चलते चले जा रहे हैं। अगर ये अटैक हुआ हमारे ऊपर, टेरर अटैक हुआ, उसके बावजूद उन्होंने जो डिसीजन लेने थे लिए और अपने रूटीन काम में ऐसे दिखाते हुए लगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और वो आगे बढ़ने लगे। भाई अपोजिशन को तो प्रॉब्लम होनी थी। तो उनकी इस जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, काम करने की टाइमिंग है, और उनकी टीम से उनका कम्युनिकेशन है, वो इतना शार्प है कि विरोधियों से पछता नहीं। और
उसकी इस चाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस या और पार्टियों को इतना ही शानदार मेहनत और डेडिकेशन चाहिए है, लेकिन वो वहां दिखता नहीं। अगर दिखता भी है तो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता, जिसकी वजह से मोदी जी पे आक्रमण करने के चक्कर में कांग्रेस के नेता ये भूल जाते हैं कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना। गद्दारी है या नहीं है ये तो फैसला जनता ही करेगी, लेकिन ये गद्दारी का निशान तो यही होता है। देखिए, आप एक हादसा बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें ये कह रहे हैं कि ये शहीद नहीं है। भाई हादसे में तो शहीद नहीं होते, शहीद तो आक्रमण और आक्रमण सहना और आक्रमण करने में शहीद होते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? और वैसे भी दिग्विजय सिंह का तो इतिहास ही रहा है कि वो ने इस तरह के बयान देने के लिए ही जाना जाता है। और मैं एक बात आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से कह दूं, ये बयान अपने आप नहीं देते हैं, इनको एक मोहरा बनाया हुआ है कि जब भी कोई डिस्प्यूटेड बयान देना हो तो आप दिग्विजय सिंह और इससे पहले कांग्रेस में अर्जुन सिंह होते थे, वो इस तरह के जहरीले बयान देने के लिए जाने जाते थे। आप ये समझ लें, कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने बंबई धमाके के बाद उनके जो गृह मंत्री थे 3 बार सूट बदलते हुए नजर आए थे। तो ऐसी बातें ना करके कोई गहरी चाल चली जाए, मोदी सरकार की कमियां निकाली जाएं तो आगे बढ़ाए। ठीक है, मैं एक बार फिर अनीस दुरानी साहब के पास जाना चाहूंगा। आपने सुना डिफेंस से जुड़े शख्स गद्दार कह रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपनी रैलियों में एक माहौल बना दिया। आप इस चीज को समझ रहे हैं, कांग्रेस भी इस चीज को समझ रही होगी कि पुलवामा के बाद मुल्क में एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में दिग्विजय सिंह की ये बातें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी, अपोजिशन को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी? अनीस जी, और एक बात यह कि 5 जो सिद्धू कहते हैं आपके, जो दिग्विजय सिंह हादसा बताते हैं, आज वीके सिंह साहब ने भी कहा है कि फिर राजीव गांधी साहब की हत्या जो थी वो क्या थी? क्या वो भी एक हादसा था या दहशतगर्दाना हमला? इसको क्लियर कीजिए। और दूसरा, 5 पेड़ गिराने के गुस्से में पाकिस्तान ने अपने F-16 भेज दिए थे हिंदुस्तान की सीमा में। कैसी बात है? कुछ तो हुआ था जिसके चलते पाकिस्तान ने इतनी एग्रेसिव कार्रवाई की थी। देखिए, पाकिस्तान ने तो एग्रेसिव कार्रवाई करनी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब हमने उन पर हमला किया तो उन्होंने रिटेलिएट करना है। उन्होंने अपनी तकरीर में पहले दिन ये कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। और नेचुरल बात है, कोई भी कंट्री होगा वो उस पर शक्ति उसमें हो या ना हो, वो सही हो या नाजायज हो, वो अपने बचाव के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए कि हम फाइटिंग मूड में हैं, करेगा। तो ये जो कुछ कर रही है उनका अपना फैसला है, मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ पाकिस्तान के फैसलों पर। लेकिन एक बात यह है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो खुद हमारे यहाँ फैलाया जा रहा है। मसलन अहलवालिया साहब कह रहे हैं कि साहब वो तो जहाज मारने हमारे गए नहीं थे, वो तो सिर्फ डराने के लिए गए थे। तो आखिर डराने के लिए अगर गए थे तो फिर कहां से 300 आदमी मर गए? वजीर दिफा कहती है ना निर्मला सीतारमण, जो भी सवाल करना वो तो मंत्री है ना, मैं बताऊंगी। उनकी बात, वो भी जिम्मेदार मंत्री है। वो वजीर दिफा है ना, उनकी बात मानी जाएगी जिम्मेदार ना। मंत्री है, कोई और किसी विभाग का मंत्री कुछ भी कोई कहे मंत्री जो है वो उससे अलग नहीं तो कांग्रेस इस बात को पकड़ लेगी। और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं कि ये हादसा है, ये हादसा है, ये हादसा है, पुलवामा हमला हादसा है, फिर तो बटला हाउस के लिए क्या कहेंगे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज याद दिलाया है? नहीं तो वो भी कार्रवाई थी। राजीव गांधी जी का कत्ल क्या था? वो भी उसी दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। तो हमने कब कहा? पुलवामा हमला क्या था? हमारी पार्टी ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ सारी हिम्मत जम करी है। दिग्विजय सिंह की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? नेता शहीद हुए हैं दिग्विजय से लेकर। तो पुलवामा में जो 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए वो क्या था? वो क्या था दुरानी साहब? जी हम तो मान रहे हैं शहादत है, हमने किसी ने। तो फिर दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? मनीष जी जो बात कह रहे हैं वही सही लगती है कि ऐसे बयान कहलवाने के लिए कांग्रेस छुपे से गुटबंदी नहीं होती कि कहीं से ऑर्डर आया और उसको सस्पेंड कर दो। बोलने की आजादी है, विचार रखने की आजादी है। कमाल है जो कांग्रेस को बर्बाद करा दे ऐसे विचार। कांग्रेस को आप समझ रहे हैं? कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए माहौल जो बना हुआ मोदी जी बड़े प्रयास कर चुके हैं। वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर चुके हैं। कांग्रेस आज भी मौजूद है। इस तरह के बोलचाल से कुछ नहीं होने वाला। ये शब्द दुर्घटना कितने दूर तक जाएगा, आपको राजनीतिक तौर पे कितना नुकसान पहुंचाएगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं अभी आप? नहीं, ये तो आपको इसी तरीके से इसको खंडन करना होगा। देखिए एक बात है, आपको ये लग रहा है दुरानी साहब, ऐसा लग रहा है कि अगर वो सेना का नाम ले लेंगे, वजीर आजम अपनी रैलियों में या भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना का नाम ले लेंगे तो जनता उन्हें वोट दे देगी, आपको नहीं। ये खौफ है क्या? इसलिए बोलो, कुछ भी बोलो, रोज बोलो। कुछ नहीं बोल रहे हम, पूरा सेना का पूरे एहतराम के साथ। सेना इशू है ही नहीं, सेना को इशू मोदी जी बना रहे हैं। सेना की बहादुरी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा।
सेना की काम पे कार्यशैली पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। ये तो मोदी जी इसको जो है अपने आप को वो समझ रहे हैं कि वो खुद भारत है। प्रधानमंत्री जी भारत नहीं है, प्रधानमंत्री जी केवल प्रधानमंत्री हैं। भारत तो बहुत बड़ी चीज है, प्रधानमंत्री कोई हैसियत नहीं उसके सामने, लेकिन वो समझ रहे हैं कि मैं ही भारत हूँ। दुर्रानी साहब देखिए जवाब दीजिए स्वदेश जी। मैं ही भारत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इस बात से शायद कांग्रेस को ऐतराज है। जिस तरह आप सिर्फ छोटा सा उदाहरण दूं, अगर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं शुरू की गई है उसका नाम प्रधानमंत्री पीएम जय होता है या पीएम उज्ज्वला होता है, कभी नरेंद्र मोदी उज्ज्वला नहीं है। अगर आप इसी को तुलना करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नाम के आपको सैकड़ों योजनाएं दिख जाएंगी। तो इसलिए कभी ये नहीं कह सकते मैं भारत हूं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटैक करते करते भारत सरकार और भारत सरकार पे अटैक करते करते भारत पे अटैक करने लगते हैं। मणिशंकर ये सहयोग मांग के आते हैं पाकिस्तान में कि ये वर्तमान की सरकार गिराने में हमारी मदद कीजिए। क्या ये उस तरह की मदद है? इसको देखना पड़ेगा। इससे आपकी गंभीरता पता चलती है और किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं। एयर स्ट्राइक की बात आपने की, आपने जब एयर स्ट्राइक की तो आपने इंडियन एयरफोर्स की तारीफ की थी, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसी एयरफोर्स के जब चीफ है, जो अगुआ है बीएस धनोआ साहब, वो कहते हैं कि हमने टारगेट सही जगह पे हिट किया। आप क्यों नहीं मानने को राजी होते हैं कि धनोआ साहब ठीक कह रहे हैं? धनोआ साहब उस एयरफोर्स के चीफ है जिसकी आपने तारीफ की थी। और कभी भी एयरफोर्स गवर्नमेंट के बिना गवर्नमेंट के अंदर। दुरानी साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम पे सवाल नहीं कर रहे होते, आप उस सैनिक पे सवाल कर रहे होते। मैं दुरानी साहब आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा। सुनिए दुरानी साहब पैदा कर रहे हैं, दुरानी साहब सुनिए ना, एक बात सुनिए दुरानी साहब, आप सुनिए ना। आप जो कह रहे हैं कि मैं इससे आपको ऐतराज है। 71 हमने किया, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये क्या मैं नहीं था? ये जो इतने दिनों से चल रहा है, ये क्या मैं नहीं था? आज अगर वो फौज की शुजात, अच्छा आप भी तो गोलमोल बात करते हैं। फौज से हमें कोई ऐतराज नहीं है, फौज पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये बोलेंगे तो शक है, या ये बोलेंगे तो हमारा सवाल है। ये कैसे चलेगा? तो और जब आप 71 करते रहे, आप 71 करते रहे, उस पर किसी ने सवाल नहीं किया। आपके मंत्री कह रहे हैं कि हम तो घूमने जलाने गए थे, मारने नहीं गए थे। जब मारने नहीं गए थे तो 300 आदमी कैसे मार दिया आपने? और दूसरी बात यह कि आज के दौर के अंदर जब अमेरिका ये कर सकता है कि उसामा बिन लादेन का मर्डर करके और उसको किडनैप करके जो कुछ भी करा उसके साथ, उसको 1 मिनट में रिले कर सकता है इंटरनेशनल तौर पर, ये बताने के लिए कि देख ये हमारे साथ वारदात हुई थी और हमने ये कार्रवाई करी, तो भारत को इसमें क्या आपत्ति है? हम इंतहाई एडवांस जब आप दिक्कत है, डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल तौर पर हम इतने एडवांस हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो आया कि नहीं आया? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वीडियो आया? कहाँ आया? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वीडियो नहीं आया? गजब बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वीडियो आए, कुछ महीने बाद वीडियो आए। सर कैसी बात है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा नहीं हुई थी, लेकिन उसके वीडियो आए, प्रमाण के साथ। जहाज जो गए थे, दुरानी साहब मुझे जितना समझ में आ रहा है कि बस कांग्रेस को इस वक्त अपने नेताओं को डिफेंड करना है, जो इस तरह के बोल रहे हैं तो करना है, फिर कैसे भी करना है। कोई तर्क, कोई दलील आपकी मुझे समझ में नहीं आती सर। आपकी तर्क तो आप पूरा दे रहे हैं, मैं आपको समझना अरे फिर आपको मतलब आप सुनिए, आपने मतलब आपको इंडियन एयरफोर्स पर सवाल है, आपको एयरफोर्स की कार्रवाई पर सवाल है, आप बोलिए ना, आप बोल दीजिए। तो किस पर सवाल है? किस पर सवाल है? सवाल ये है कि सुन लीजिए, ये तो भ्रम आप खुद ही पैदा करा जा रहा है, खुद ही पैदा किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि साहब राफेल होता तो क्या होता, इससे ज्यादा। अरे भाई तुमने क्या करा राफेल से? राफेल की जरूरत नहीं पड़े, हमारे मिग ने उनके F-16 को उड़ा के डाल दिया, तो राफेल की क्या जरूरत थी ऐसी? लेकिन और राफेल भी आप ही ने 18 जहाज तो अब तक आ चुके होते। अगर यूपीए के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट पे अमल होता तो 18 जहाज तो आ चुके होते भारत के अंदर अभी तक, और आपके जहाज आएंगे 19 के। मनीष जी सुनिए, वो ये हो रहा है, ये कह रहे हैं कि जब मंच से सियासत होती है, मंच से इस तरह के सवाल किए जाते हैं, तो फिर हम भी राजनीति करेंगे क्योंकि चुनाव है। लेकिन फिर इसको ऐसे भी तो देखें, सीबीआई पर अगर कोई सवाल उठाए तो वो देशद्रोही। सर्जिकल स्ट्राइक पर किसी ने अभी तक सवाल नहीं उठाया था, लेकिन जब आप रैलियों में गिनती बताने लगे तब इन्होंने सवाल उठाया। इनका ये भी कहना, तो इनका पक्ष भी देखिए, समझिए, फिर इसको हम इस तरह से क्यों नहीं देखें? देखिए स्थिति क्या है कि सीबीआई, देखिए कांग्रेस का 60 साल सब शासन रहा, तो उन्होंने सीबीआई का मनमाना इस्तेमाल किया। और ये अगर हम पुरानी बातें करें, चाहे वो फिर किसी भी पुरानी नेता की बातें करें, किसकी सरकार रही, किसकी गिरी, इन सब जगह सीबीआई का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता रहा। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कहां कहां हुआ। अब जब
वही काम जब बीजेपी कर रही तो इनको तकलीफ हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने इस्तेमाल किया या नहीं किया, बट इनको तकलीफ इस बात की है। इनको तकलीफ आज ये नहीं है कि हमारी एयरफोर्स ने प्राउडली टारगेट बीजेपी को भी इतना क्यों जल्दबाजी है, क्यों इतना शौक है, क्यों इतनी राजनीति करना है? जब आवाम मुल्क की समझ नहीं, प्रमाण मांगते हैं तो आदमी बताएगा कि नहीं बताएगा? ममता बनर्जी ने प्रमाण माना, नवजोत सिद्धू बोल रहा पेड़ गिरे क्या आदमी गिरे, वो सीधे सीधे, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? देखिए, देश की समस्या क्या है, ये समस्या देश की और बीजेपी की भी है। बीजेपी एक डिसीजन लिया कि हम टारगेट करेंगे, अंदर घुस के मारेंगे, उन्होंने मारा। देश की स्थिति ऐसी है कि वो ये बात को कह नहीं रहे, इसके लिए वोट नहीं मांग पा रहे, वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। कांग्रेस को इससे भी तकलीफ हो रही है। अरे मैं कहता हूं, इंडिपेंडेंट आदमी ये ऐसे निर्णय लेने वालों को खुल के कहना चाहिए कि हाँ, हमने ऐसा किया और हम इसके लिए वोट मांग रहे हैं। अब बीजेपी की परेशानी है, ये कहते हैं उनके पास सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन देश में अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो सही निर्णय के आधार पर वोट मांगने में डर क्या है? मैं तो ये कहता हूं। और कांग्रेस की समस्या ये है कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, निर्णय लिया, लेकिन आप इसके लिए वोट नहीं मांगेंगे। अब चूंकि सीधे वोट नहीं मांगते तो इनडायरेक्टली वोट मांगेंगे। तो सब खेल वोटों का है, लेकिन वोटों को आते आते कांग्रेस के नेताओं को कम से कम अपनी जुबान पे तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। या ये सब प्लांट है? देखिए, इसमें गहरी बात है। अगर ये प्लांट है तो फिर मनीष जी इतना बता दीजिए, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूं। अगर ये प्लांट है तो कैसे इसका फायदा मिलेगा, ये भी बताइए। क्योंकि इस वक्त मुल्क का जो मूड है, आवाम जो है, जिस तरह से पूरा हादसा, ये पूरा सान्या हुआ, उसके बाद किस मोड में है आप जानते हैं? कांग्रेस की यही तो दुर्भाग्य है, वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान का फेवर करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के वोट ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही देशभक्त जितना कि हिंदू देशभक्त है। सड़कों पर मुसलमान भी उतरे और बड़ी तादाद में अपनी हुब्बुल वतनी का परिचय दिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिस तरह से लोग जुमे की नमाजों के बाद निकल कर आए, मस्जिदों में मजम्मत की गई, उनके अहले खाना के लिए, शहीदों के अहले खाना के लिए दुआएं की गई। और क्या सबूत? अगर इस तरह से कांग्रेस कुछ करने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इस पर हम और बात करते हैं, और दूसरी सियासी जमातें भी। कर्नल सतपाल सिंह साहब, मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा। इलेक्शन की रैलियां हैं, इलेक्शन का दौर है, वो ठीक है, लेकिन वजीर आजम जिस ढंग से कह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम पकड़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घुसकर मारेंगे और मारेंगे, इसको कैसे देखें सर हम? जी, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो सक्षम है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी मैच्योर है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो हमारी है बाहर के देशों से कूटनीति जो है वो भी बहुत एक मजबूत है। उनको आर्म फोर्सेस पर विश्वास है। जो भी उन्होंने टास्क दिया है देश को, और जो भी उन्होंने आर्म फोर्सेस को टास्क किया है, वो हमने कंप्लीट करके दिखाया है। ये हमारी सेना का सबसे मजबूत इरादे हैं। और जो भी उन्होंने बताया, जैसे मैं आपको बताऊं कि कारगिल के युद्ध के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट ने बोला हमको कि एलओसी क्रॉस नहीं करनी, तो हमने क्रॉस नहीं किया। हम लोगों को जो भी हमारे बैटल प्रोसीजर्स हैं, जो भी हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, उसकी जितने भी आप वर्ल्ड के अंदर आप देखिए, कोई आर्मी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हमारी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, देशभक्ति की है, देश के प्रति डेडिकेटेड, समर्पित है। आप इतिहास उठा के देखिए, 47-48 का हमने देशभक्ति में जीता है। आप 65 में देखिएगा, जो भी हमारे को बोला गया, हमने लाहौर तक पहुंच गए थे। 71 के अंदर वर्ल्ड का एक सबसे अद्भुत 96,000 आदमी को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। और एक बांग्लादेश जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बोला कि आपको ये करना है, हमने वो करके दिखाया। मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि देश के ये राजनीति नहीं करें, ये एक आर्मी, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भी हमारे देश की सीमाओं पे कोई खतरा होगा, कोई भी दुस्साहस करेगा, हम लोग सक्षम हैं और उसका और इसी बिना पर शायद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं, पब्लिक रैली में कह रहे हैं कि घुस कर मारेंगे। अनीस दुर्रानी साहब, यहां पर तो कम से कम हमें पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि कम से कम वहां का अपोजिशन, कम से कम इस मामले में शेम शेम नारे जरूर लगे संसद में, लेकिन इस मामले में उन्होंने कहा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं और पूरा अपोजिशन एक है, पूरा हुकूमत के साथ है, सरकार के साथ है, जो फैसला लेना आप लीजिए। हम मीडिया में वहां की लगातार देखते रहे। मुल्क के दिफा में हमारे यहां की सियासी पार्टियां, कांग्रेस बड़ी सियासी जमात है, आप क्यों नहीं क़यादत करते इत्तेहाद करने की आपस में, कम से कम मुल्क के दिफा में? आज सवाल यह होना चाहिए था, या इस तरह का दबाव सरकार पर बनना था कि लाओ, निकालो हथियार, आप करो कार्रवाई, हम देखते हैं, हम आपके साथ हैं, आप करके दिखाइए। यह दबाव इस वक्त होना था वजीर आजम पर, आप लोगों का, यह सरकार पर, करके दिखाओ।
ये होना चाहिए। उल्टा आप सबूत मांग रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फरोग दे रहे हैं। कैसे देखें सर? पहली बात तो ये समझिए कि पहले जब ये हमला हुआ, पहले 5-6 दिन तक पूरी अपोजिशन ने हर स्टेप की तारीफ करी। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो कुछ हुकूमत करेगी हम उसके साथ हैं। अब तमाम अपोजिशन, राहुल गांधी जी ने कहा कि 21 पार्टियों के सामने बैठक की, हमको तो नहीं पूछा, पुलवामा के बाद हमको बैठक में नहीं बुलाया। इससे क्या ताल्लुक है इस बात का? इससे कोई ताल्लुक नहीं। फौज पाकिस्तान ने इसका कितना प्रोपेगेंडा किया अनीस जी, कितना प्रोपेगेंडा किया। पार्लियामेंट होती तो यहाँ भी पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिए जाते इस तरह के। किसी भी अपोजिशन जमात ने ये नहीं कहा कि गलत हुआ है, पूरी तरह हुकूमत का साथ दिया और हर चीज में फौज का साथ दिया, तमाम मामलों में साथ दिया। लेकिन 6-7 दिन के बाद जब उसके ऊपर सियासत की जाने लगी, जब ये कहा जाने लगा कि अब वो साहब येदियुरप्पा कह रहे हैं वहां कर्नाटक के अंदर कि इस जंग के बाद, इस हमले के बाद तो 28 में से 22 सीटें हम जीतेंगे। ये सियासत नहीं कर रहे थे और क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरी सियासत कर रहे हैं। जब सियासत करोगे सियासत जवाब दिया जाएगा। जब सियासत करोगे सियासत का जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद आपने कह दी कि दुर्घटना थी। जहां तक बात है 14 तारीख जिस दिन अटैक हुआ, हम लोग राहुल गांधी ने बिल्कुल कंडेम किया था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसी दिन रणदीप सुरजेवाला जी ने सारे उस प्रोसेस पे सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए? जब देश पूरा गमगीन था उसी दिन सवाल उठाए थे। लेकिन जब देश का मूड देखा उसके बाद 6 दिन तक कांग्रेस शांत रही, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक बात। लेकिन उसके बाद केवल कांग्रेस नहीं सर, सारी पार्टियां, अभी आप कांग्रेस के हिसाब से हम कांग्रेस चर्चा करें तो बाकी लोग हैं। तो 21 तारीख को लेकिन जब वो आते हैं तो देखिए सवाल किस तरह से आते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री 3:15 बजे क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, उनके ऑफिस से बयान जारी हो रहा है पीएमओ से कि प्रधानमंत्री सड़क रास्ते से वापस आए, वहां पे स्टॉक ले रहे थे कि सिचुएशन की क्या क्या हो रहा है। उसके बावजूद जब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सवाल होते, जब आपको भारत की संसद और पाकिस्तान की संसद का फर्क नहीं पता चलता, 21 पार्टियां कहती हैं कि इस तरह की बातें होती जो कि पाकिस्तान की संसद में सवाल उठाए जाते हैं, तो इस पे जरूर सवाल उठता है कि आप जो ये सवाल उठाते। एक चीज का जवाब और देना चाहूंगा इमरान भाई, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, घर घर में घुस के मारूंगा पाकिस्तान के आतंकवादी को, क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों है? क्योंकि जो दहशतगर्दी होती है उसका सबसे बड़ा सक्सेस होता है दहशत को महसूस करा देना। और जब हमारे, इसीलिए वो जानबूझ के कभी हमारे सिक्योरिटी फोर्स को मारते हैं, कभी हमारी भीड़ में हमला करते हैं, क्योंकि वो महसूस कराते हैं कि देखो तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्स नहीं सिक्योर है, देखो तुम्हारे क्या कहते हैं जो फौजी कैंप है उड़ी पे हमने उसको अटैक कर दिया, तुम कौन से खेत की मूली हो। लेकिन जब उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब पुलवामा के बाद बालाकोट होता है, तो इस देश का आम आदमी महसूस करता है कि नहीं, अगर गोली चलेगी तो गोला चलेगा, और कश्मीर की बात कश्मीर और पीओके में ही होगी। अब बैटलफील्ड कुछ और बनेगा। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का सवाल उठाते, नहीं तो हम कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, यही 70 साल से कहते चले आ रहे थे। तो यानी कि अगर आप लड़ाई अपनी जमीन पर लड़ते हैं तो हमेशा आप घाटे में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वॉर लाइन बढ़ा दी है कि अब लड़ाई यहां नहीं होगी, लड़ाई सीमा के उस पार होगी, अगर एक भी सैनिक हमारा शहीद हुआ तो। लेकिन ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अनीस जी, मेरा सवाल इन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ है। एनटीआरओ का आंकड़ा बताता है कि जिस वक्त भारत ने कार्रवाई की थी वहां पर, खासतौर से आतंकवादियों के कैंपों में, दहशतगर्दों के कैंपों में, उसमें जैश के करीब कैंप में 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। ये वजीरे हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, बाकायदा वजीर दाखिला ने यह बात कही है। इसलिए इस बात में कोई राजनीतिक बात नहीं है, यह बात एथेंटिक वजारत दाखिला की तरफ से आई है। उस पर भी आप लोगों को एतराज है, उस पर भी यकीन नहीं, तो किस बात पर फिर यकीन है? पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर? जरा देखिए, इस पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ बोल रहे हैं वो, लेकिन जरा सा कुछ थोड़ा सा लॉजिक भी इस्तेमाल कीजिए कि रात के 3:30 बजे कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप है जहाँ लोग रात को सारे लोग सोते हैं, सोते में हम जो भी हमला हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो 350 मोबाइल उस वक्त रात के 3 बजे 3:30 बजे काम कर रहे थे। ये बड़ी मतलब चालू है, बात नहीं कर रहे थे सर, आप समझिए, बात नहीं कर रहे थे। मनीष जी सिर्फ सवाल करना है, मनीष जी सिर्फ सियासत करनी है, और चुनाव तक ये सियासत चूंकि जारी रखनी है तो ये चलता रहेगा, या फिर कहीं इसमें आपको गंभीरता लगती है? मैं अपोजिशन की भी बात कर रहा हूं और इख्तिदार की भी बात कर रहा हूं, जो पार्टी इस वक्त इख्तिदार में। अगर सियासत की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। हाँ, जैसा कि अनिल जी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जब ये कहते हैं कि माहौल अच्छा बन रहा है और ये हमें फायदा पहुंचाएगा, तो फिर हमको जो है तकलीफ होती है, ये इनका इल्जाम है। देखिए, याद करें, नोटबंदी जब हुई थी उससे पहले नरेंद्र मोदी जी एक स्कीम लेके आए थे ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें उन्होंने डिस्क्लोजर के लिए कहा था, सब लोग अपना अपना डिस्क्लोजर करिए, ठीक है, और आप उस पर 60% टैक्स दीजिए और फ्री रहिए।
उस समय कांग्रेस पार्टी ने ऐसे आरोप लगाए कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली सरकार आ गई है और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार आ गई है। ठीक है, उस समय तक सही मायनों में मोदी के इरादों का अंदाजा किसी को था नहीं कि क्या होने वाला है। जैसे वो स्कीम खत्म हुई, अगले हफ्ते में उन्होंने नोटबंदी लॉन्च कर दी, और नोटबंदी के आगे हम देखते हैं कि ब्लैक मनी पे कितना बड़ा प्रहार हुआ। खैर, उसके आंकड़ों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अब समझें, मोदी जी ने आज तक कोई ऐसी हल्की बात नहीं बोली है जो सिर्फ दिखावे के लिए रैली में बोली हो। तो मुझे ऐसा मेरा निजी अनुभव कहता है कि अगर मोदी जी कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इसका मतलब उनके इरादे भी कुछ और हैं। चाहे आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में लें कि राजनीति करेंगे, लेकिन वो अभी पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाने की कोशिश में है, और चुनावों की घोषणा होने से पहले हो सकता है कुछ हो भी जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी मेरे विचार से। तो और ऐसे में कांग्रेस को ये समझना चाहिए मेरे विचार से कि वो मोदी के अंदाजों का कुछ एहसास तो करें क्या कि वो फिर क्या पूरा करने वाले पोषण बार बार वजीर आजम को, सरकार को उकसा रहा है? इसको तो उकसाने वाली कार्रवाई कहेंगे जब वो कह रहे हैं, फिर वो नहीं, इस अंदाज में जब ये कहते हैं, ये सवाल उठाएंगे तो वो मैं ये नहीं मानता। मोदी जी देखिए, देश की रक्षा और किसी अपने आक्रमण पर जवाब देने के लिए मामूली नेताओं के या बड़े नेताओं के बयानों से मोदी जी उकस जाएं तो हमारे बड़े नेता नहीं माने जाएंगे। नेता निर्णय लेने के समय ठंडे दिल और ठंडे दिमाग से निर्णय लेता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, किसी ने ट्वीट पे कुछ लिख दिया, आतंकवाद को घटना लिख दी, इन सब बातों का तात्कालिक चुनावी फायदा तो लिया जा सकता है, और मोदी जी इस मामले में उस्ताद हैं, लेंगे फायदा। लेकिन आक्रमण करना या कोई बड़े पॉलिसी डिसीजन लेने, आर्मी से डिस्कस करके कोई डिसीजन लेना, ऐसा डिसीजन इन छोटी छोटी बातों से, ऐसे छोटे छोटे आरोपों से नहीं होगा। उसके लिए कोई गहरी रणनीति बनाई होगी, जिसका 1 बैकअप, 2 बैकअप, 3 बैकअप, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा और वैसा हुआ तो कैसा होगा। इन सब बातों को सोचकर आर्मी के और जितने भी इसमें एडवाइजरी कमेटी है, उन सबके डिसीजन को लेके ही कोई बड़ा काम होने वाला है। और मैं आपसे ये कह दूं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। अनीश जी शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कह सकते हैं, और सबसे बड़ा इस वक्त जो देश में संकट है वो क्राइसिस ऑफ फेथ का है कि प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कहते हैं जनता उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें 15-15 लाख रुपए खातों में भिजवाए थे। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने नोटबंदी के वक्त कहा था कि आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, और उसके बाद से आतंकवाद बढ़ा है। तो ये इन किन बातों में प्रधानमंत्री की विश्वास किया जाए। लेकिन हम स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री जी करें कार्रवाई, कांग्रेस ने जैसे जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करें, कांग्रेस उनके साथ हमेशा होगी अगर वो ईमानदारी से कार्रवाई करें। नहीं तो फिर तो आपके लोग ये भी कहते हैं ना, देखिए जिम्मेदारी के साथ आज जो बातें आ रही, पेड़ गिरा के आ गए, ये बात आपके एक बड़े लीडर जो कि वजीर हैं पंजाब कैबिनेट में, मैंने नहीं सुना इतने दिनों में कि कांग्रेस ने एक भी एतराज किया हो। बस इतना कहते हैं कि जी उनकी निजी राय है, वो तो इस तरह से कह रहे हैं। हम अपने आप को इससे अलग करते हैं। ये क्या तरीका हुआ अनीश जी? ये कैसी राजनीति है? और अब दिग्विजय सिंह का भी आप डिफेंड कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह को भी आप बचा रहे हैं, बाकी अपोजिशन के लीडर की तरफ से भी जो बातें आई, ममता बनर्जी की तरफ से या दूसरे लीडर की तरफ से, उस पर भी कांग्रेस ने कोई एतराज नहीं किया। चुनी हुई नेता है ममता बनर्जी, देश की चुनी हुई नेता है। नहीं, जब आप क़यादत करने की बात करते हैं ना, एक गठबंधन की क़यादत करने की आप बात करते हैं, बड़ी पार्टी बताते हैं, आज की तारीख में जितने बड़े जिम्मेदार ममता बनर्जी। समझाइए ना कितना बड़ा बयान दिया दुरानी जी ने, दिग्विजय सिंह से ज्यादा जिम्मेदार बता दिया। पार्टी की प्रधान चीफ मिनिस्टर होता है, वो अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर है और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, देश का रक्षा विशेषज्ञ होता है दुरानी जी, उसको देश में सिक्योरिटी देश का क्या काम करती है, चौकीदार का चोर बन जाए तो एयर चीफ मार्शल अगर कुछ कहता है, आपने स्वदेश जी जवाब दीजिए, चौकीदार ही चोर बन जाते हैं। चौकीदार नहीं, आपने बोला कि जो मजदूर नंबर 1 है आज की तारीख में 18 घंटे दिन में काम करने वाला, और आज भी जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3000 रुपए पैसा मिला करेगा, हर महीने मिला करेगा। इस तरह की योजनाओं के साथ अगर ये प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, और आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, आप एक बार जाके देख के आइए गांवों में कि सड़कें क्यों नहीं बनी थी, बिजली क्यों नहीं पहुंची थी, चूल्हे में धुआं क्यों हुआ करता था, आज वो बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। 15 लाख का जिक्र करते हैं, 15 लाख की जिक्र करते हैं। अगर आप जोड़ने लग जाइएगा, 5 लाख का तो बीमा मिल रहा है, और ये जो आंकड़ा है ना, अगर आप 5 साल में बात करेंगे तो 15 लाख से बहुत आगे चला जाता है। अगर आप रहे हैं आपकी बातों पर, बिल्कुल अच्छा, ये हंसेंगे नहीं तो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बात में कोई दम तो है नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा, जब आपके सामने कोई बताने के लिए नैरेटिव नहीं होता है, कहानी नहीं होती है, जब आपका नेता नरेंद्र मोदी नहीं होता है, तो आप नंबर के साथ जगलेरी करते हैं। कभी आप कहते हैं कि 300 मरे थे कि नहीं मरे थे, वहां पेड़ गिरा है कि इंसान गिरा है, इस तरह की असंवेदनशील
दुर्भाग्यशीलता आप दिखाते हैं। यही राजनीति देश को नुकसान पहुंचा रही है। 70 साल से जैसा नेता होता है तो बिजली आंकड़े की बात नहीं है। आप पता कीजिए चूल्हे में जमीन गैस का चूल्हा मिला कि नहीं मिला, कोई जमीन पर असलियत नहीं होती। आप सड़क पे आप जाइएगा और ऑटो वाले से, गाड़ी वाले से, किसी से पूछेगा। मैं अभी मुद्दा है सिक्योरिटी का, इलेक्शन बता देगा, इलेक्शन बता देगा। अगर सिर्फ रेटिंग्स की बात करें तो इस देश में किसी को डाउट नहीं होगा, देश का नंबर 1 नेता और देश का मजदूर नंबर 1 श्री नरेंद्र मोदी। सतपाल सिंह जी बात हो रही है। सतपाल सिंह जी, ये मुझे जरूर बताइएगा, ये मुझे जरूर बताइएगा, वायदा किया था आपने लंबा वक्त दिया मोदी जी ने, आपने लंबा वक्त पकौड़े तलवारें, एमपी आदमी से पकौड़े तलवारें। मैं आऊंगा आपके सवालों के पास आऊंगा मैं, लेकिन एक बार फिर मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा। कर्नल साहब, आपने लंबा वक्त गुजारा है आर्म फोर्सेस में, डिफेंस में, आप तो चीजों को बेहतर जानते हैं। मैं सियासी वजूहत से नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी इतना जरूर बताइए, मौजूदा हुकूमत में क्या आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को निर्णय लेने में, अपने काम करने में कुछ आसानी है क्या? उनका मनोबल बढ़ा हुआ है क्या? यह जरूर मुझे समझा दीजिए, बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के सर, और मुझे उम्मीद है आप ऐसा नहीं भी करेंगे। जी इमरान जी, ये बहुत देश के लिए सौभाग्य है जो हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो एक बोल्ड एंड स्ट्रांग डिसीजन था। जैसे हमारे वॉर का एक प्रिंसिपल होता है सरप्राइज, पाकिस्तान को हमने सरप्राइज किया है। जो उनके जनरलों ने प्लानिंग की थी, उन्होंने कहा था पुलवामा होगा, जैसे बॉम्बे हुआ था, पठानकोट हुआ था, 2 दिन 3 दिन ये चलेगी, डिप्लोमेटिकल चलेंगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। डॉजियर सोचते रहेंगे, हाँ डॉजियर सोचते रहेंगे, और दूसरे भी डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे चलेगा और ये डाई डाउन हो जाएगा। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई है वो पाकिस्तान को घुटने में टेक दिया है, और उनको हर फ्रंट पे, नॉट ओनली मिलिट्री फ्रंट, आज भी पाकिस्तान आप देखिएगा एलओसी पे फायरिंग कर रहा है, इतना डरा हुआ है। उसको ये पता है कहीं ना कहीं मेरे साथ में कुछ हो जाए, और वहां की गवर्नमेंट को भी खतरा है, वहां की आर्मी को भी खतरा है। आर्मी के पास पे उनके रिजर्व्स नहीं है, उनको दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान। इसी के दौरान आप देखिए कि बलूचिस्तान में क्या नारे लग रहे हैं वहां पे, क्या वहां पे बैटल, उनकी कॉन्वॉय पे अटैक हुआ है, उनकी कॉन्वॉय पे अटैक हुआ है। और आपको मैं बताऊं कि पीओके के अंदर भी जितने भी लोग हैं उनका इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी गए, उन्होंने लोगों को हटा दिया है वहां पे मुजफ्फराबाद वगैरह में, आज अपने कई जगह गांवों में खाली दहशतगर्दों पर उन्होंने कार्रवाई की, कैसे देखेंगे आप? आज उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए, डी एस्केलेट करने के लिए, वर्ल्ड की कम्युनिटी को बताने के लिए जो उन्होंने बयान दिया है, जो होम मिनिस्टर साहब ने उनको रिकमेंड किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इनको साहब गिरफ्तार करें, ये डी एस्केलेट की एक डिप्लोमेटिकल फ्रंट पे उनकी जो है एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कितना करते हैं ये एक देखने में अपने आप में एक सवाल है। जो मोदी जी ने बोला है वो बिल्कुल उनको स्टेट वार्निंग है, अगर कोई ऐसा दुस्साहस किया तो उसका नतीजा बहुत कुछ हो सकता है। ये अपने आप में मोदी जी की बहुत बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है। ये गिरफ्तारी का मतलब उनकी सुरक्षा तो नहीं चाहिए। मनीष, सियासी तौर पर अगर हम देखें, पाकिस्तान को इस वक्त नेस्तो नाबूद करने का सियासी तौर पर दुनिया में डिप्लोमेटिकली इससे बेहतरीन मौका और नहीं हो सकता है। और क्या इस वक्त हमारी कूटनीति क्या उस एग्रेसिव तरीके से चल रही होगी, या अभिनंदन की वापसी के बाद अब हम ये माने कि ठीक है दोनों मामला अब जो है बराबर होकर के शांत हो गया? मैं अनीस दुरानी साहब के पास आना चाहूंगा। वजीर आजम ने आज कहा कि कांग्रेस ने ज़हनी गरीबी लोगों के दिमाग में बिठाई और यह दुनिया को बताया कि देखिए गरीबी तो ज़हनी होती है, आज मैंने गरीबों के लिए काम किया है। कैसे देखते हैं उनके आज के बयान को? सीधा हमला कांग्रेस पर। ये सिर्फ इलेक्शन का नाटक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जितने लोगों को गरीबी से उठाया, लोगों के आंसू पोंछना इलेक्शन का नाटक है। लोगों के हाथ पैर जब काम करने लायक नहीं रहते, चलना बंद हो जाते, वजीर आजम कहते हैं मैं उस दर्द को समझता हूं तो नाटक है। सिर्फ जुमलेबाजी है। आप देखिए कि ये जो कहना क्या कि कांग्रेस ने सिर्फ ज़हनी गरीबी दिखाई, इसके कोई बेस नहीं है किसी चीज का। कांग्रेस ने इसके अंदर कांग्रेस ने पूरी गरीबी को बहुत बड़ी रेखा गरीबी लोगों की नीचे से ऊपर उठाई है, समझे। अब ये डायरेक्ट चलता हुआ प्रोसेस है। अभी भी ये लोग जैसा जो एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हुई है उससे लोगों का भला हो रहा है। आज का ये जो मंसूबा जिसका आगाज हुआ है, क्या आप उसकी तारीफ करेंगे या नहीं, ये मुझे बता दीजिए।
कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है? गरीबों के लिए कोई काम हो रहा है उस पर भी आपको एतराज है? नहीं, हमें एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, हमने भी अपने रखा मैनिफेस्टो। तो उनके प्रोसीजर में प्रश्न उठाइए कि ये कैसे होगा, कब करोगे, सिर्फ हमने ही करा है, इस पर कहने की जुमलेबाजी, इस पर एतराज है, जुमलेबाजी। इसको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमने ही करा है। इससे पहले 1947 के बाद से आज तक करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कितने इलेक्शन लड़े और किस कदर इलेक्शन लड़े, ये क्या दुनिया नहीं जानती है? दुरानी साहब, रिजल्ट नहीं देख नहीं रहे आप? आज देख में कितनी प्रॉस्पेरिटी है कि 4.5 साल में आ गई इतनी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के आर्म फोर्सेस और हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट सब 1947 के देश की अमीरी की हालत देखिए कि हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को 4 साल शौचालय पे काम करना होता है। अपने देश में पूरी तरह बिजली के खंभे, देखिए बीजेपी कह रही है 18,000 केवल गांव, 18,000 गांव बचे थे, 6,53,000 गांव में से आप सोचिए, बिजली में करके ना 70 सालों में हम बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं, टॉयलेट नहीं पहुंचा पाए हैं, सब पहुंचा है, सब गरीब जनता, नहीं महिलाएं, सब जगह सब पहुंचता तो आज ये हालात नहीं होते। लकड़ी जला के खाना 18,000 गाँव में सिर्फ बिजली नहीं पहुंची थी। कहते हैं कि हमने गरीबी हटा दी, बाकी 5 लाख से 25,000 से ज्यादा गाँव में बिजली। खुले में टॉयलेट फ्री बना देना क्या एक टॉयलेट कैसे बने? पानी उनमें है नहीं। अभी तक लोग कह रहे हैं कि किस क्रम के बना के खड़ा कर दिए। और दूसरी बात समझिए, जब देश आजाद हुआ उन्होंने करा तो उसमें 1947 में भी 2.5 लाख गाँव में नहीं ऐसा गरीबों पर नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, जब वो कहते हैं कि मैंने गरीबी का दर्द देखा है, आपकी क़यादत गरीबी के बारे में जानती नहीं है, उन्होंने भुगता नहीं है गरीबी को, क्यों नहीं जानती? तो इसलिए जब ये बात वो कहते हैं तो अपील करती है, ये बात वो जब कहते हैं तो सीधे अपील करती है। हमारी यहाँ सारे लोग क्या अंबानी की औलाद है, अडानी की औलाद है, हमारी गरीबी से लोग उठे हुए हैं। आपकी टॉप लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, आपकी टॉप लीडरशिप पर कमेंट करते हैं, जहां पर लगातार जो है एक ही पीढ़ी के लोग, एक ही परिवार के लोग इख्तिदार में आते हैं कहीं ना कहीं, कोई और ऐसे उसके बाद में नहीं आता, सब चुनकर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी कोई पूरा इतिहास देखिए, ऐसे में जब वो गरीबी, कोई आदमी ऐसा आकर नहीं बैठा है। ऐसे में जब वो गरीबी का मुद्दा बनाते हैं और गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने भुगती है गरीबी, अब ऐसे तो भी आपको तकलीफ। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर खानदानी अमीर थी, उनको गरीब होना चाहिए था, फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। आपके 10 लोग आप बीजेपी के अंदर ऐसे जो रजवाड़ों से हैं, जो पैदाइशी सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं, ये सब पार्टियों के अंदर है। टिकट नहीं दिया? अरे कांग्रेस ने तो खूब टिकट दिया इन लोगों को, खूब लड़ाया है इलेक्शन। क्या बात कर रहे हैं अनीस दुरानी साहब? नहीं तो लड़ाया है तो क्या बात, देश के नागरिक नहीं है, लड़ नहीं सकते वो? हम ना लड़ाए, खुद भी लड़े बहुत से लोग, और बीजेपी ने बहुत लोगों को लड़ाया है। बीजेपी किस मुंह से कह सकती है ये बात? मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि गरीबों के लिए अगर कोई गरीबों के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो आपको हमें इतराज नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि करो, गरीबों के लिए काम करो। और काहे के लिए चुने गए हो? कांग्रेस ने बड़े बड़े जो वायदे किए हैं उसको पूरा करो ना। कांग्रेस का इतिहास हम कब मना कर रहे हैं? आपको एक इतिहास बताता हूं। एक राजा जो 7 बार का निर्दलीय एमएलए था, उसको आपने सरे बाजार गोली मरवा दी, और वो इस बात को 35 साल हो गए, आज तक वो केस खत्म नहीं हुआ। 42 बार वकील बदल चुके, 6000 बार गवाहों की पेशी हो चुकी, और आज तक वो फैसला नहीं हो पाया। फैसला नहीं हुआ तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर क्या मायने रखते हैं? वो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था जिसने खड़े होकर डीएसपी से गोली मरवा दी। नहीं ऐसा ठीक है, चलिए पुरानी बातों पर ना जाइए मनीष जी। कर्नल साहब, जिस तरह की सियासत, एक बार मैं फिर आ रहा हूं, शहादत और शुजात पर जो सियासत हो रही है, मैं इस तरफ भी गया था क्योंकि जिस तरह से वजीर आजम का रुख है और जिस तरह से बाकी सियासी जमातों पर उस पर बात करना जरूरी था, लेकिन एक बार फिर मैं शुजात पर हो रही सियासत यानी बहादुरी पर हो रही जो राजनीति है उस पर बात करना चाहूंगा। अपोजिशन के मिल रहा होगा और कैसे मिल रहा होगा, इस पर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, हमारी सेना पे सभी को गर्व है और हमारी सेना ने भी जो भी किया है वो धर्म युद्ध किया है, और आज तक हमारी सेना एक पवित्र सेना है। हमने हमारे देश की सरहद की सेवा की है। उसके अलावा भी आप पाकिस्तान में, हम लोग पाकिस्तान में जो अटैक किया था वो धर्म युद्ध किया था, और जो हमारे नेबरिंग स्टेट है श्रीलंका, मैंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, हमने वहां पे शांति बहाल की। उसके अलावा हमारी जो सेना है बाकी देशों में भी जाती है, ये जानी जाती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है, हमारी सेना का क्रेडेंशियल जाना जाता है। सूडान में हम लोग गए,
हम लोग सोमालिया में गए, हमने वहां पे शांति स्थापित की है। और सब यूएन के अंदर जो हमारी सेना की सबसे ज्यादा मांग है, मैं ये देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सेना का शौर्य है। आप देख सकते हैं जो इक्विपमेंट हमारे पास था और पाक वायुसेना के पास जो इक्विपमेंट है, आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसका उदाहरण मैं 65 पे भी ले जाऊंगा आपको। उनके पास पैटर्न टैंक थे, हमारे पास सेंचुरियन थे। वो हमने पैटर्न टैंक बना दिया। जो पाकिस्तान का बॉर्डर था खेमकरन का, उन्होंने जीओसी ने उन्होंने ये बोला था कि हम लोग जलंधर में ब्रेकफास्ट करेंगे। आप देखो वहां पे कितने पैटर्न टैंक जो है बर्बाद कर दिए, और हमारे पास उस टाइम सेंचुरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे देशवासियों को कि हमारी सेना एक गौरवशील सेना है, पराक्रमी सेना है, और मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर हमारी सेना जो हमें टारगेट मिलता है, हम उस टारगेट को अचीव करें। ठीक है, तो आर्मी के और फौज के, फजाइया के, बहरिया के कामों पर इस वक्त सियासत की जरूरत नहीं है। और लेकिन चूंकि चुनाव सामने है तो रोज नई सियासी बातें और नए सियासी सवाल सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये जो दर्द होता है सेना को होता है, फौज को होता है, जो कि अपनी जान जोखिम में डाल करके इस वक्त मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा पेश है और आगे भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।